मित्रों, मलतास द्वारा आयोजित पंडित विद्यानिवास मिश्र के साहित्य को लेकर के विगत कई दिनों से चर्चा चल रही है और इस चर्चा का अंतिम भाग आज हम लोग उनके साहित्य के अवदान को ध्यान में रखकर आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पंडित विद्यानिवास मिश्र हिंदी के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान की परंपरा और भाषा विषयक चिंतन को आगे बढ़ाने वाले विचारकों, साहित्यकारों में अग्रणी कहे जा सकते हैं। लगभग 5 दशकों तक निरंतर जो कार्य उन्होंने किया है उसका विस्तार अत्यंत व्यापक है और उसे समेट करके उनकी मुख्य प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ पक्षों के ऊपर पिछले व्याख्यानों में हमारे मित्रों ने चर्चा की है। मैं आचार्य मिश्र के साहित्यिक अवदान के कुछ पक्षों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारतीयता, परंपरा, भाषा, रस, भक्ति ऐसे अनेक केंद्रीय विषय हैं जो मिश्र जी के लेखन में बार बार हमारे सामने आते हैं। यह अपने आप में एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना है कि हमारे सामने एक व्यक्ति जो लोक जीवन, आधुनिक जीवन और देश विदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का निकट से अनुभव रखने वाला है, वह किस तरह से अपने आप को पूरी परंपरा से जोड़ करके और सजगता के साथ वर्तमान को भी जीता है। जैसा कि हमारे श्रोतागण जानते हैं, पंडित विद्यानिवास मिश्र ने संस्कृत के माध्यम से अपने अध्ययन का आरंभ किया, लेकिन उनका विकास हिंदी में रचनात्मक ढंग से जिस रूप में हुआ वह एक प्रकार का अनोखा कार्य कहा जाएगा, इस अर्थ में कि उन्होंने निबंध की और विशेष रूप से जब हम ललित निबंध की बात करते हैं तो उस परंपरा को गंभीरता से लिया। स्वयं मिश्र जी अपने लेखों को व्यक्ति व्यंजक कहते हैं और व्यक्ति का अर्थ वह व्यक्ति जो कि समष्टि में अपने आप को जीता है और जोड़ता है। तो वह व्यक्ति लोक में अत्यंत गहनता के साथ बैठा हुआ है। लोक के साथ जुड़ना मिश्र जी के नाना प्रकार के सरोकारों में सबसे महत्वपूर्ण सरोकार रहा है। वह जो लोक की कविता है पारंपरिक,
उस परंपरा को ग्रहण करके और न केवल उसके संरक्षण के लिए प्रयासरत रहे, जो कि उनके कई प्रकाशनों में देखा जा सकता है, बल्कि उस परंपरा को कैसे ज्ञान की दृष्टि से और संस्कृति के पूरे आयोजन में उसको कहाँ स्थापित किया जा सकता है, इसके ऊपर ध्यान देते रहे, सजगता से ध्यान देते रहे। उनका यह एक महत्वपूर्ण आग्रह रहा कि लोक में ही जीवन है और जीवन में जो अपेक्षित तत्व हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि निरंतर परंपरा में जुड़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और वो सब कहीं न कहीं लोक में उपस्थित रहते हैं। लोकमानस से कैसे जुड़ा जाए, यह उनकी एक गंभीर चुनौती थी और इस चुनौती को हम कई रूपों में देखते हैं। लोक का अध्ययन कैसे किया जाए, लोक का मन किस प्रकार का होता है, वह लोक जो गांव में है, गांव से विस्थापित होकर के बाहर आकर के शहर में और महानगर में पहुंचा है, उन सब की पीड़ा को उन्होंने पकड़ा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चिंता उनके लेखों में बार बार उभर करके आती है, वह यह है कि हमारी विचार परंपरा की व्यापकता और समग्रता को आधुनिक दृष्टि ने किस तरह से विरूपित किया है, डिस्टॉर्ट किया है और आवश्यकता है कि उसके मूल स्वरूप को कैसे समझा जाए। परंपरा को लेकर के मिश्र जी के बारे में अनेक प्रकार के आग्रह और दुराग्रह रहे हैं। वह किसी एक या दूसरी परंपरा को आगे बढ़ाने या घटाने में विश्वास करने वाले नहीं हैं। वह तो यह कहते हैं कि परंपरा का अर्थ है एक प्रकार का निरंतर प्रवाह जो आगे की ओर बढ़ता है और जो पीछे से समेटते हुए और फिर आगे को बढ़ता है। तो परंपरा में एक प्रकार का उत्तरोत्तर आगे बढ़ने का भाव विद्यमान है। परंपरा न तो पाखंड है, न केवल प्राचीन धरोहर है, न केवल संग्रहालय की वस्तु है। परंपरा जीवन का अंश है। परंपरा के प्रति यह दृष्टि उनके प्रसिद्ध लेख में, जिसका शीर्षक है परंपरा बंधन नहीं है, जिसे बहुत लोगों ने सराहा है, बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। मिश्र जी ने अपने लेखन में भक्ति को केंद्र बना करके बहुत सारी रचनाएं दी हैं। लागो रंग हरि एक बड़ी प्रसिद्ध रचना उनकी है। भाव पुरुष श्री कृष्ण भी है, महाभारत का काव्यार्थ भी है और सूरदास, तुलसीदास, इन सब के ऊपर, रसखान के ऊपर आप पाएंगे कि बड़ी नए ढंग की व्याख्या भी उन्होंने प्रस्तुत की है। बड़ा विचित्र है कि उनकी चिंतन परक समालोचनात्मक रचना में भी आप रस का प्रवाह पाते हैं और यह कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यह चिंतन परक, आलोचना परक लेख है या यह ललित निबंध है। यह साहित्य की जो मूल उत्स की वृत्ति है, जो वाक की वृत्ति है, जो सहृदय की वृत्ति है, जो संवाद की वृत्ति है, वह उनके पूरे लेखन में छाई हुई दिखाई पड़ती है। वह यह भी मानते हैं कि साहित्य का सरोकार है सख्य भाव का विस्तार और कैसे सबके साथ चला जाए। जो सबको देख सके वही वस्तुतः देखने वाला होता है।
जो अव्यय भाव है वह कहीं न कहीं बार बार उनके लेखन में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। मित्रों, मिश्र जी के आरंभिक लेखन में प्रकृति के प्रति, निसर्ग के प्रति, चाहे वह हरसिंगार हो, दूब हो, हल्दी हो, नारियल हो, पारिजात हो, तमाम सारे वृक्षों, पुष्पों और बहुत सारे फलों, चाहे वह आम्र मंजरी हो, यहाँ तक कि कटहल भी उनके लिए विचार का विषय बना है। अपने आसपास की प्रकृति में रम करके और उसको जीवन के साथ कैसे संपृक्त किया जाए, यह उनके चिंतन का, उनके विचार का बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष दिखाई पड़ता है। यह सब अकारण नहीं था। जिन प्रभावों के बीच उनका विकास हुआ वो लोक जीवन, संस्कृत के अध्ययन की परंपरा और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की परंपरा, इन सब के प्रभावों के अंतर्गत उन्होंने अपने लेखन कार्य को दिशा दी थी। यह अकारण नहीं है कि वह अपने समय के साथ भी उतने ही सजग थे जितने कि प्राचीन परंपरागत विषयों को लेकर के सजग थे। उनका बहुत बड़ा अवदान यह भी रहा है कि पहले का संस्कृत भाषा में निबद्ध ज्ञान कैसे प्रस्तुत किया जाए, एक और बहुत सारे ग्रंथों का संपादन भी उन्होंने किया, बहुत लोगों को इस कार्य में प्रवृत्त भी किया। दूसरी ओर मध्यकाल की कविता को भी समझने के लिए कैसे एक ऐसी दृष्टि हो जो कि कविता के साथ न्याय कर सके, यह उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य लेखन में रहा है। आप यह देखें कि वह एक रचयिता के रूप में हमारे सामने जहाँ ललित निबंध या व्यक्तिव्यंजक निबंधों को प्रस्तुत करने वाले और उसे आगे ले जाने वाले लेखकों में अग्रणी रूप में उपस्थित होते हैं, वहीं वह काव्य को समझने की दृष्टि से भी प्रयास करते हैं। रीति विज्ञान की पुस्तक हमारे सामने है जो काव्य को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, और उन्होंने सोदाहरण कई कविताओं की व्याख्या भी हमारे सामने वहाँ पर प्रस्तुत की है। तात्पर्य यह कि वह साहित्य की रचना प्रक्रिया में भी उतनी ही दखल रखते थे, उसको समझने की दृष्टि से कार्यरत रहे। मैं कार्यरत इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने बार बार इस तरह के प्रयोग किए कि कैसे कविता को पढ़ाया जाए, इसे भी समझने की ज़रूरत है। काव्य प्रक्रिया क्या है, काव्य भाषा क्या है, इसे भी समझने का प्रयास उन्होंने किया। एक भाषा वैज्ञानिक के रूप में भी उनके योगदान को उनकी रचना की परिधि में रखना बड़ा आवश्यक है। और जब उस दृष्टि से हम विचार करते हैं तो एक और हम पाते हैं कि वह पाणिनि का जहाँ पर एक गणितीय रूप में विश्लेषण करके एक ऐसा वर्णनात्मक रूप हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जो कि देश विदेश में भारतीय भाषा चिंतन को समझने के लिए आधार प्रदान करता है, वहीं वह भारत की हिंदी क्षेत्र की जो शब्द संपदा है उसको भी आंकने का प्रयास करते हैं, प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। यह अद्भुत है कि हिंदी की शब्द संपदा ऐसी रचना है जिसे आप ललित निबंध भी कह सकते हैं। माटी की सूरत, माटी की मूरत, प्रवाह और शक्ति, आप उसका निबंध आप देखें, आवाज़ों को लेकर के देखें, हिंदी की शब्द संपदा पढ़ करके रोमांच आपको हो जाएगा कि कैसे
जल जब प्रवाहित होता है उसके कौन कौन से रूप होते हैं, लोहार जो काम करता है तो वहाँ किन शब्दों का उपयोग होता है, किन ध्वनियों का उपयोग होता है, ये सब कुछ हमारे सामने सजीव रूप से उपस्थित हो जाता है। तो वह ऐसे भाषा वैज्ञानिक हैं जो भाषा के उस स्वरूप को हमारे सामने ले आने का प्रयास करते हैं जो कि हमें समृद्ध करने वाला है और नई दिशाएं देने वाला है। विभिन्न बोलियों को लेकर के अनेक प्रकार के कार्यों को उन्होंने आरंभ किया था। एक और बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है जिधर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, उनकी रचनाओं का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो हमारे मूल शब्द हैं, विचार हैं, प्रत्यय हैं, चाहे वह वाक हो, भक्ति हो, मानस हो, पुरुष हो, कर्म हो, धर्म हो, इनको लेकर के उनकी व्याख्या कैसे की जाए और कैसे आधुनिक मन के करीब उसको पहुंचाया जाए बिना किसी प्रकार के उसमें अपनी ओर से भिन्न प्रकार का विचार दिए हुए, मैं कहना यह चाहता हूं कि जो उसका मौलिक अर्थ है वह प्रस्तुत करने के लिए तो भारतीय चिंतन परंपरा को केंद्र में रख करके जो उनकी लेख श्रृंखला प्रकाशित हुई थी नवभारत टाइम्स में, और बाद में वह पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुई, वह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। वहाँ भी आप पाएंगे कि उनका जो व्यक्ति व्यंजक लेखक का रूप है वह हावी रहता है और वह पुरुष की, वाक की, कर्म की, भक्ति की व्याख्या उसी रूप में करते हैं। इसी से जुड़ी हुई जो दूसरी महत्वपूर्ण रचना हमारे पास आती है जो साहित्यिक दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जो राम काव्य का मर्म उन्होंने प्रस्तुत किया है और उसका विस्तार लोक का चिंतन भी है और भवभूति का चिंतन भी है, महाकवि वाल्मीकि का चिंतन भी है और गोस्वामी तुलसीदास का चिंतन भी है। तो राम काव्य का विस्तार किस प्रकार हुआ है और उसका पल्लवन किस प्रकार हुआ है और कैसे वह समाज के साथ जुड़ता रहा है, यह अपने आप में एक दुर्लभ विवेचन है। मैं उधर विस्तार से बात न करूँगा, उसका उल्लेख एक दूसरे व्याख्यान में किया जा चुका है, लेकिन वह उनके कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसी प्रकार महाभारत का काव्यार्थ किस तरह से मनुष्य का होना, जो अनृशंस का भाव है, नृशंसता का न होना, मनुष्यता का क्या स्वरूप है, महाभारत का जो काव्यार्थ है वह अपने आप में एक दुर्लभ कृति है। उनकी साहित्यिक दृष्टि वह इस ढंग से हमारे पास उपस्थित होती है जो महाभारत को उनके साथ पढ़ करके हम एक नया अर्थ पाते हैं। वह केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं है, वह मूल्यों के विकास और उनकी स्थापना और मनुष्य के संघर्ष की गाथा भी है और यह उनके कार्य में, महाभारत के काव्यार्थ में बड़े स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि बाद का उनका जो साहित्य है, जो लेखन है, वह उनके दायित्वों के साथ जिस तरह से नई नई भूमिकाओं में उन्होंने कार्य किया उसका भी प्रभाव है उसमें, लेकिन वह दौड़ दौड़ करके कहीं न कहीं भक्ति के निकट जाते हैं और भक्ति का जो रस है वह शायद उनका स्थायी भाव मुझे प्रतीत होता है। यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि वह वत्सल नदी के साथ भी जुड़े और अज्ञेय जी के साथ जय जानकी जीवन यात्रा जो संपन्न हुई, वहाँ भी आप
भक्ति का जीवंत रूप आप पाते हैं, उसको देखने का, समझने का एक प्रयास आप पाते हैं। और नाना प्रकार के ऐसे आयोजन निरंतर होते रहे और ऐसे व्यक्ति उनके जीवन के केंद्र में रहे, चाहे वो करपात्री जी हों, अखंडानंद सरस्वती जी हों, बहुत सारे ऐसे प्रयोजन बनते रहे जहाँ पर भक्ति से भावित उनका मन निरंतर कृष्ण की विशेष रूप से और राम की जो पीड़ा है और राम का जो जीवन है उसको कैसे सामने ले आया जाए, वह निरंतर उसके लिए जुटे रहे, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए वह जुटे रहे, अपने पाठकों के निकट पहुंचाने के लिए वह जुटे रहे। और इधर हम लोगों ने प्रयास करके उनके कृष्ण प्रधान लेखों को कृष्ण रस नामक पुस्तक में संकलित करके प्रकाशित किया है। मैं समझता हूँ कि यह जो भक्ति का जो उनका भाव है वह एक अनुष्ठान मात्र नहीं है, वह एक जीवंत भाव है जो भक्ति को इस जीवन में ही कैसे उदात्त भावों की ओर मनुष्य को ले जा सकता है, वह उस प्रयास के रूप में है जो सबको जोड़ने वाला भाव है। यहाँ पर अगर हम हिंदू धर्म जीवन में सनातन की खोज इस पुस्तक का उल्लेख करें तो वह बड़ा समीचीन होगा, जिसमें उन्होंने नाना प्रकार के अनुष्ठानों को भी, पर्वों को भी, उत्सवों को भी, जीवन के संस्कारों को भी और जीवन दृष्टि को सामने रखने का प्रयास किया है। और भारत को लेकर के, भारतीयता को लेकर के, भारत के स्वरूप को लेकर के जो तमाम तरह के सतही विचार हैं उनको चुनौती भी दी है। यह एक बौद्धिक साहस का प्रमाण है कि तमाम तरह के आवरणों, तमाम तरह के आरोपों, तमाम तरह के शंकाओं के बीच एक ऐसा मानस जो भारत को भारत की दृष्टि से समझने के लिए निरंतर सचेष्ट रहता है, हमारे सामने पंडित विद्यानिवास मिश्र के लेखन में उपस्थित होता है। वह रस और सहृदय इन दो विषयों को लेकर के भी बहुत सारे लेखन कार्य में प्रवृत्त होते रहे हैं और उन्होंने यह देखने की कोशिश की कि रस का जो चिंतन है, जो रागबोध है, वह किस प्रकार जीवन में व्याप्त है और भिन्न भिन्न परंपराओं से कैसे जुड़ा हुआ है। वह अभिनव गुप्त की भी बात करते हैं, वह सूरदास की भी बात करते हैं, वह लोक परंपरा की भी बात करते हैं और कहीं यह दर्शाने का उनका प्रयास है कि रस जो है वह केंद्रीय वृत्ति है काव्य में और साहित्य में भी। इस बात को स्थापित करने के लिए उन्होंने न केवल वैदिक वाङ्मय में वाक के चिंतन को आधार लिया है, बल्कि आगे के चिंतन में किस तरह से उसका विकास हुआ है उसको भी पूरी तन्मयता के साथ ग्रहण किया है और उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जीवन के मूल्य हमारे सामने जो उपस्थित होते हैं वे आज कई तरह के दबावों में हैं और उनमें बहुत सारे दबाव जो हैं वह छल, कपट, द्रोह, तमाम सारे भावों से भावित हैं और कहीं न कहीं मनुष्यता
घट रही है, उस पर आँच आ रही है, यह उनकी एक बड़ी चिंता थी। वह मनुष्य में विद्यमान उस तत्व की ओर निरंतर ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं अपने लेखों में, अपने चिंतन में, जो उसे उदात्त बनाने की ओर ले जाते हैं। इस दृष्टि से उन्होंने शिक्षा के ऊपर भी विचार किया है। शिक्षा का बड़ा विस्तृत विवेचन उन्होंने पारंपरिक दृष्टि से किया है कि शिक्षा का आशय क्या था और शिक्षा किस प्रकार घटित होती थी और किस प्रकार की शिक्षा भारत में मौजूद थी जब अंग्रेजों का यहाँ आगमन हुआ था। तमाम तरह के प्रमाणों के साथ और भारतीय चिंतन में गुरु का, शिष्य का संबंध किस प्रकार का होता है, आचार्य किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे वह शिक्षा देता है, ये सारे प्रश्न भी उनके विचार के केंद्र में रहे हैं। अध्यापन की भारतीय दृष्टि को लेकर के एक छोटी सी पुस्तिका भी उन्होंने लिखी थी, जो उनके एक विस्तृत व्याख्यान का पल्लवन थी। और उसमें हमारे सामने यह प्रस्तुत होता है कि जब हम विद्या को विमुक्ति का माध्यम मानते हैं और ज्ञान को किस तरह से हम इस रूप में लेते हैं जो केवल भौतिक साधनों की सिद्धि के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे उन्नयन के लिए है। मैं समझता हूँ कि पंडित विद्यानिवास मिश्र के सारे चिंतन में एक जो विचार बार बार आता है वह है सकल को, समग्र को, समस्त को देखने का भाव। बहुमत नहीं बल्कि सर्व का ध्यान कैसे किया जाए। शिक्षा भी मुक्त इसी रूप में करती है कि वह सबको जोड़ती है। वह केवल इन विषयों का प्रतिपादन मात्र नहीं करते हैं, बल्कि वर्तमान संदर्भ से जोड़ने की भी कोशिश करते हैं और इसके लिए कई प्रकार के प्रयास वह करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में भी झांका है और बहुत सारे व्यंग भी लिखे हैं। यदि आप भ्रमरानंद का पचड़ा नामक पुस्तक देखें तो आप पाएंगे कि किस तरह से उन्होंने आज के जीवन में व्याप्त भिन्न भिन्न विसंगतियों को स्पर्श किया है और वेदना को सामने भी रखा है। एक उनके निजी जीवन के अनुभवों का भी बड़ा सुंदर संकलन है, सपने कहाँ गए, जो उनके युवावस्था और बाद में निरंतर समाज में जो परिवर्तन हुआ है, उनका एक प्रकार का संस्मरणात्मक लेखा जोखा है। और उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि समय की संवेदना और जो सामयिक प्रश्न हैं उनको कैसे उन्होंने ग्रहण किया था, बेबाकी से ग्रहण किया था, इस पर आपको बहुत सारी टिप्पणियां भी आपको प्राप्त होंगी। तो वह केवल इतिहास की बात नहीं कर रहे थे, पुस्तकों में जो लिखा हुआ उसका पुनः पाठ करके प्रस्तुत मात्र नहीं कर रहे थे, उसकी व्याख्या कर रहे थे, उसका विस्तार भी कर रहे थे और सजगता के साथ वर्तमान के साथ संवाद भी स्थापित कर रहे थे। वह तमाम तरह की विचारधाराओं को निकट से देखने का प्रयास भी कर रहे थे। स्पेनिश चिंतक अर्गुलेई के साथ उनका जो संवाद है वह भारतीय और यूरोप के चिंतन के बीच कौन सी निकटता के बिंदु हैं और कहाँ पर भिन्नता है और कैसे आज के मनुष्य की तमाम चिंताओं को समझा जा सकता है, यह हम पा सकते हैं। और यह अपने आप में एक दुर्लभ
अवसर है जब हम भारतीय चिंतन और यूरोपीय चिंतन के बीच संवाद पाते हैं। इस तरह का संवाद सचमुच में दुर्लभ है और बहुत अधिक नहीं हुआ है। इस दृष्टि से वह पठनीय पुस्तक है। भूमध्य सागर से गंगा तट तक, यह सस्ता साहित्य मंडल से यह पुस्तक हिंदी अनुवाद भी उसका प्रकाशित है। वह स्पेनिश में भी है और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। मैं कहना यह चाहता हूं कि पंडित विद्यानिवास मिश्र का साहित्य इतना विपुल है कि हमने आज की चर्चा में मात्र उसका नामोल्लेख किया है और कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखा है। यह निरंतर अपने समय के साथ संवाद करते हुए, अपनी परंपरा से जुड़ते हुए और मनुष्यता का उनका अर्थ केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य जीवन है। और जब वह जीवन की बात करते हैं तो प्रकृति की बात भी करते हैं, निसर्ग की बात भी करते हैं। लगे हाथ यह उल्लेख करना भी आवश्यक होगा कि पंडित विद्यानिवास मिश्र ललित निबंध की रचना तो करते ही थे, वह एक कवि भी थे। और 2 पुस्तकें, पानी की पुकार और उत्तर गीत गोविंद, हमारे सामने उनकी कविताओं के संकलन के रूप में प्रस्तुत हैं। इसके साथ ही साथ यह सूचना देना भी उपयोगी होगा कि उनके आरंभिक जीवन में नाटकों का भी महत्व था और पंचशर 1955-56 के करीब नाटक संकलन भी उन्होंने एक प्रकाशित किया था। उसमें बहुत सा लगभग सभी नाटक जो है वो रेडियो पर आए भी थे। कुछ समय उन्होंने रेडियो में काम भी किया था, आकाशवाणी में। तो उनके जो रचना जगत का विस्तार है वह वैचारिक, व्यक्तिव्यंजक निबंध, कविता, नाटक, समालोचना, इन सब में विस्तृत है। और यह एक बहुत बड़ी साधना का परिणाम है। और यह साधना, जब कभी भी वह बात करते थे तो वह अवश्य संकेत करते थे कि जितना जाना है उससे बहुत कुछ अभी भी जानना बाकी है। यह उनकी एक ज्ञान यात्रा थी जो लोक में जुड़ करके लोक के साथ और लोक के कल्याण के साथ इस भाव से निरंतर आगे बढ़ रही थी, जो कहीं न कहीं समग्र को, समस्त को कैसे देखा जा सके, समझा जा सके। और यह तभी संभव था जब सीमित स्व से हम अपना अतिक्रमण करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और सर्वात्म को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। यह उनकी निरंतर चिंता रही है। यह अपने आप में एक दुर्लभ संयोग है कि भाषा में जिस तरह का प्रयोग उन्होंने किया है, जिस तरह से भोजपुरी क्षेत्र की शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है और भाषा को जो रूप उन्होंने दिया है और जिस तरह से उसमें परिवर्तन हुआ है, वह अपने आप में हिंदी साहित्य की एक विशेष उपलब्धि कही जा सकती है। यह अकारण नहीं है कि उनके कार्य को साहित्य अकादमी ने भी महत्व दिया, महत्तर सदस्यता से विभूषित किया। मूर्ति देवी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ, भारत भारती पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ये सारे अलंकरण उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कि उनके पाठकों से सहृदय भाव से स्वीकृति उन्हें जो प्राप्त हुई और कहीं न कहीं उनके पाठक के मन में भी वह स्पंदन हुआ करता था। कई बार मैंने यह अनुभव किया है साथ में रह करके कि उनके पाठक
किस तरह से उनसे प्रभावित होते हैं। तो साहित्य संवाद का माध्यम है और यह संवाद और यह संचार उनके जीवन के केंद्र में था। एक तरह की बेचैनी उनमें रहती थी कि वह कैसे जुड़ें। यह सख्य भाव और यह संवाद ही उनके जीवन का मूल भाव था और वह निरंतर इसमें प्रवृत्त रहे। मैंने बड़े संक्षेप में कुछ बिंदुओं को आपके सम्मुख रखा है। यह किसी भी तरह से परिपूर्ण नहीं है, पर यह एक रुचि को आगे प्रवृत्त करने के लिए सहायक हो सकता है। मैं अमलतास संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने यह उपक्रम किया, और आप सब श्रोतावृंद को भी मैं कृतज्ञता से स्मरण करता हूँ कि आपने मेरी बातों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।